आपने देखा पाकिस्तान में महंगाई बड़ा मुद्दा है, वहीं भारत में हाथरस इस वक्त बड़ा इश्यू बना हुआ है। हाथरस केस में उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआईटी की रिपोर्ट कल आने वाली है। इससे पहले आज योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि आधी रात को चिता जलाना शहर को बचाने के लिए जरूरी था। सरकार कह रही है कि हाथरस के बहाने दंगे की साजिश थी। अब साजिश के पीछे भीम आर्मी का नाम भी बार बार सामने आ रहा है। आज हमने हाथरस के गांवों में इन्वेस्टिगेशन की तो भीम आर्मी और उसके चीफ चंद्रशेखर उर्फ रावण पर चौंकाने वाले खुलासे हुए। भीम आर्मी की तरफ से धमकियां पर धमकी आ रही हैं। क्या है भीम आर्मी? भीम आर्मी वाले हमको भड़काना चाह रहे हैं कि यहाँ पर दंगा हो। कौन है चंद्रशेखर आजाद रावण? भीम आर्मी वाले और जो ज्यादा दंगा फैलाना चाहते हैं, जातिवाद में ये फैलाना चाहते हैं। गांव में गुस्सा कौन भड़का रहा है? ये भीम आर्मी कर रही है जो कुछ करने का। क्या भीम आर्मी यूपी में दंगा कराना चाहती है? पिछले 8 दिन से भीम आर्मी का नाम सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक छाया हुआ है। हर टीवी चैनल, हर अखबार में चल रहा है। हाथरस में निर्भया से बेरहमी हुई तो सियासतदानों का गांव में मजमा लगना शुरू हो गया। बाकी पार्टियों के नेता आए और चले गए, लेकिन चंद्रशेखर रावण की चर्चा खत्म नहीं हुई। निर्भया के बूलगढ़ी गांव से सटे दूसरे गांवों में रावण का खौफ चल रहा है। यूपी सरकार और यूपी पुलिस का दावा है कि हाथरस के बहाने जातीय दंगे फैलाने की साजिश की गई थी। आरोपों के घेरे में भीम आर्मी भी है। ग्राउंड जीरो से आज हमने इन्वेस्टिगेशन की है कि क्या वाकई में भीम आर्मी में इतनी ताकत है कि वो 4 घंटे में दंगे करा सकती थी। भीम आर्मी के आगे कौन है और पीछे कौन है। दिल्ली दंगों से हाथरस तक चंद्रशेखर रावण के कनेक्शन की हमने पड़ताल की। भीम आर्मी पर पूरी इन्वेस्टिगेशन से पहले इस वीडियो को देखिए। रविवार 4 अक्टूबर को संगीनों के साए में पुलिस के घेरे में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण हाथरस के बूलगढ़ी गांव में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। अंदर चंद्रशेखर परिवार से मिल रहे थे और बाहर उनके सैकड़ों समर्थक जमा थे। हालात तनावपूर्ण थे। चंद्रशेखर ने बाहर निकलकर कहा कि पीड़ित परिवार को जान का खतरा है, उसे सुरक्षा चाहिए। हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। जब इस देश में बहन बेटियों पर कोई आपत्ति आती है, जब कंगना रनावत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, तो जहाँ ये हालात है कि यहाँ 2-2 किलोमीटर में पंचायतें हो रही हैं, अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, यहाँ पथराव भी हो रहा है, धमकियां दी जा रही है। हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से परिवार के लिए वायु श्रेणी सुरक्षा की मांग करता हूँ। भीम आर्मी के कार्यकर्ता इससे पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भी पहुंच गए, जहां निर्भया को 28 सितंबर को भर्ती कराया गया था और यहीं पर 29 सितंबर की सुबह उसने दम तोड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ हंगामे और प्रदर्शन की नहीं है। भीम आर्मी पर दंगे की साजिश के आरोप लग रहे हैं। निर्भया के गांव में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंचे। समाजवादी पार्टी के नेताओं का डेलीगेशन पहुंचा। टीएमसी से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता तक पहुंचे, लेकिन लोगों का गुस्सा सिर्फ भीम आर्मी को लेकर है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित बूलगढ़ी गांव के नजदीक खेड़ा परसौली गांव में पहुंचे, जहां सवर्ण समुदाय ने एक बड़ी पंचायत बुलाई थी। यहां 1-2 नहीं 20 लोगों ने डायरेक्ट कहा कि भीम आर्मी के लोग उनके गांव में आकर धमकी दे रहे हैं। हमारा इस गाँव में माहौल ऐसा डरे हुए हैं, बहुत सभी लोग डरे हुए हैं। भीम आर्मी की तरफ से धमकियां पर धमकी आ रही हैं कि आपके बच्चे को उठवा लेंगे, क्या आपकी घर पर आग लगा देंगे, आपकी फसलों में आग लगा देंगे। इसलिए यहाँ पे बहुत तनाव का माहौल है हमारे। हम लोगों का कहना है कि हम शांति प्रिय से हम अपनी बात रख रहे हैं, तो इसलिए अपनी शांति प्रिय से अपनी बात को रखिए। भीम आर्मी कर रही है जो कुछ करने का, दंगा कराने डोल रही है। मीडिया से और पार्टी है उनसे मिली हुई है और वो दंगा कराने के चक्कर में। यूपी सरकार कह रही है कि हाथरस के बहाने जातीय हिंसा की साजिश रची गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा
इंटेलिजेंस एजेंसियों को हाथरस पर खुफिया रिपोर्ट मिली थी। 30 सितंबर को कई संगठन गांव में जमा होने वाले थे। मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही थी। बाबरी मस्जिद के फैसले के चलते यूपी में हाई अलर्ट था। असाधारण परिस्थितियां, गैर कानूनी घटनाओं के चलते आधी रात पीड़ित के अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया। सवाल यही है कि क्या भीम आर्मी को मुखौटा बनाकर साजिश रची गई, क्योंकि चंद्रशेखर के नेतृत्व में भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता पहले से ही बुलगड़ी गांव के इर्द गिर्द मौजूद थे। चंद्रशेखर और उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को दिल्ली से लेकर हाथरस तक देखा गया। ये लोग पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, लेकिन आरोप यह है कि इसी के पीछे साजिश रची गई थी। यूपी सरकार के एफिडेविट में पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर जो बात कही है उसे डिटेल में समझना जरूरी है। पीड़िता का शव लेकर उसके पिता और भाई के साथ पुलिस दिल्ली से रात 9:30 बजे निकली। इसी बीच भीम आर्मी के हेड चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थक एम्बुलेंस के साथ चलने लगे और बीच में एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस टीम का रास्ता रोक लिया। बहुत मुश्किल से रात करीब 12:45 पर हाथरस के गांव पहुंचे। जब पुलिस वाले पीड़ित का शव लेकर वहां पहुंचे तो करीब 200 से 250 लोग वहां पहले से मौजूद थे। लोगों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पीड़ित के परिवार को घेर लिया और फिर पहले से प्लानिंग के तहत अंतिम संस्कार रोकने के लिए नारेबाजी करने लगे। परिवार के साथ करीब 2:30 बजे तक पीड़ित का शव रखा हुआ था। यानी अदालत को सरकार ने क्लियर बताया है कि भीम आर्मी के लोग नहीं चाहते थे कि अंतिम संस्कार शांति के माहौल में हो, इसीलिए आधी रात को अंतिम संस्कार किया गया। इंडिया टीवी के कैमरे में 29 सितंबर की उस रात की तस्वीरें कैद हैं, जब गांव में अंतिम संस्कार को लेकर हंगामा बरपा हुआ था। पुलिस का कहना है कि सुबह बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने की साजिश का इनपुट था, इसीलिए 4-5 घंटे पहले ही पीड़ित का अंतिम संस्कार किया गया। एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। सवाल उठता है कि क्या वाकई में भीम आर्मी में इतनी ताकत है कि वो 4 से 5 घंटे में दंगे करा दे। दरअसल पीड़िता का अंतिम संस्कार रात को 2:30 बजे किया गया, जबकि परिवार चाहता था कि सुबह 6:30 बजे किया जाए। सहारनपुर के रहने वाले चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण 2014 में इन्होंने भीम आर्मी नाम से एक संगठन को तैयार किया। फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए अपने फॉलोअर्स को जोड़ा, लेकिन ये सुर्खियों में आए जब सहारनपुर में दलित छात्रों की पिटाई हुई उसके बाद। क्या भीम आर्मी सिर्फ मुखौटा है? इसके पीछे कोई और है? हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि सहारनपुर की घटना से भीम पार्टी की पहचान शुरू हुई थी। साल 2016 के सितंबर में सहारनपुर के AHP इंटर कॉलेज में दलित छात्रों की कथित पिटाई के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार यह संगठन सुर्खियों में आया था। लेकिन 2017 में जब सहारनपुर के गांव में राजपूतों और दलितों के बीच हिंसा हुई तो हिंसा के आरोपों के बाद चंद्रशेखर उर्फ रावण को गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2019 में दिल्ली में संत रविदास का मंदिर तोड़े जाने के विरोध में भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया। 2019 के आखिर में दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण ने भी इसका समर्थन किया और शाहीन बाग के धरने में शामिल हुए। इसी प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली के जाफराबाद में दंगे भड़के और भीम आर्मी पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा। कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने दंगे को लेकर चार्जशीट दाखिल की है। इसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का भी नाम है। चार्जशीट में दावा किया गया है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर हिंसा की साजिश करने वालों के मददगार थे।
अब हाथरस हिंसा की साजिश रचने के पीछे भीम आर्मी का नाम लोग ले रहे हैं। भीम आर्मी यूपी बेस्ड एक छोटा संगठन है। अब सवाल ये कि आखिर इसे किसका संरक्षण प्राप्त है और इस संगठन को कौन पैसा मुहैया कराता है। आखिर क्यों भीम आर्मी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि उसका कनेक्शन कभी कांग्रेस से है तो कभी पीएफआई से है। भीम आर्मी से पहले यूपी में दलित राजनीति के केंद्र में मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी थी, लेकिन 2016 के बाद से चंद्रशेखर और रावण ने दलितों के रेडिकल नेता के तौर पर पहचान बनानी शुरू कर दी। चंद्रशेखर खुद को दलित राजनीति के वैकल्पिक चेहरे की तरह पेश करते हैं। चंद्रशेखर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कांग्रेस का भी बैकडोर वाला सपोर्ट हासिल है। ये तस्वीरें 2019 की हैं, जब मेरठ के अस्पताल में भर्ती चंद्रशेखर से मिलने प्रियंका गांधी पहुंच गई थी। तब प्रियंका ने कहा कि वो चंद्रशेखर के संघर्ष से प्रभावित है। तब कहा गया कि दलितों को लामबंद करने के लिए कांग्रेस भीम आर्मी का साथ दे रही है। लेकिन पिछले एक साल में भीम आर्मी की राजनीति बदल चुकी है। चंद्रशेखर दलित मुस्लिम गठजोड़ की संभावना तलाश रहे हैं, इसलिए कभी वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर दिखते हैं तो कभी शाहीन बाग के मंच पर। दिल्ली दंगे में भी भीम आर्मी पर गंभीर आरोप लगे। हाथरस की हिंसा की साजिश के पीछे भीम आर्मी पर सवाल उठ रहे हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर ने हाथरस में निर्भया के गांव से सटे इलाकों में लोगों से बात की तो भीम आर्मी पर खुलकर आरोप लगाया गया कि उसे पीएफआई जैसे कट्टर इस्लामिक संगठन से फंडिंग मिल रही है। यही क्यों आ रहे, ये हाथरस ही क्यों राजनीति का अखाड़ा बना लिया है? केवल इसलिए कि हाथरस बदनाम हो, सांप्रदायिक दंगे हो, इसमें जो पीएफआई जो फंडिंग कर रही है, समझे? तो ये इसको हाथरस को एक राजनीति का अखाड़ा बना लिया है इन लोगों ने। भीम आर्मी वाले और जो ज्यादा दंगा फैलाना चाहते हैं, जातिवाद में ये फैलाना चाहते हैं, जातिवाद से दंगा करना चाहते हैं। या हमारे क्षेत्र में कभी भी दंगा नहीं हुआ है जातिवाद से कभी, लेकिन अब इन्होंने फंडिंग करके पीएफआई से फंडिंग की है, कांग्रेस वालों ने फंडिंग की है। भीम आर्मी के कर्ता धर्ता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण है। भीम आर्मी के हर धरना प्रदर्शन में यही चेहरा आगे रहता है, लेकिन पीछे से उसे किसका सपोर्ट मिल रहा है? पहला नाम कांग्रेस का आ रहा है, दूसरा नाम पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आ रहा है। हाथरस के बहाने दंगे की साजिश के पीछे मुख्य तौर पर पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम बताया जा रहा है। यूपी पुलिस ने पीएफआई के 4 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। उधर हाथरस केस में ही आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने निर्भया को, उसके परिवार को इंसाफ देने का रास्ता और पुख्ता कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि हाथरस की बेटी के साथ जो अपराध हुआ वो खौफनाक है। चीफ जस्टिस ने हाथरस की बेटी के परिवार को पूरी सुरक्षा देने, परिवार का पक्ष रखने के लिए अच्छा वकील देने का निर्देश दिया है। योगी सरकार ने भी एक्शन लेते हुए ठाकुरों की पंचायत बुलाने वाले पूर्व एमएलए राजवीर सिंह समेत 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मगर दुखद पहलू यह है कि इंसाफ के लिए शुरू हुई जंग जाति के झगड़े में तब्दील होती दिख रही है। बोलते सन्नाटे में संगीनों का खामोश साया, हर उस शख्स से जवाब तलब जो गांव में आया। खेत खलिहानों में अलसाया सन्नाटा, ग्रामीण चेहरों पर तैरती अजनबी दहशत। मंदिरों में औरतों और मर्दों की जुटान, शिकायतों का ऐसा अंबार कि खत्म होने का नाम न ले। पहले एक शिकायत सुन लीजिए, इस शिकायत का अंदाज देख लीजिए, फिर हाथरस में सियासत की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दीदी ये बताइए कि आपके यहाँ पर जो भी माहौल है किस तरह का भी है, कि यहाँ पर तनाव है, क्या है? तनाव बहुत गुस्सा भड़का हुआ है गाँव, तो का गुस्सा तो जो भड़क रहे हैं कि भैया अतका एक अलग की न्यूज अतका एमबे दिखा रही है, अतका सच्चाई ना दिखा रही, चौना दिखा रही। भैया सच्चाई दोनों तरफ की बात सुनो ना, एक तरफ की जो सुनने, दोनों तरफ की सुनो, एक अलग की मत कहो। अगर वो पीड़ित है तो बेटने के घर वाले तो पीड़ित है, वे निर्दोष क्यों फंसाए जा रहे हैं? बिन में क्यों ऐसा बिन के संग में क्यों दिखाया जा रहा है? जब पहले तो लड़की कहती है कि संदीप ने मारा, अरे संदीप तो लड़की के भाई का भी नाम था, लड़की के भाई का भी नाम था, और उसकी माँ ही तो बोल रही है कि गुड्डू के लड़का है, लड़की ने। अब तो सीबीआई जांच होगी तो उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, हम सीबीआई भी जांच।
हाथरस में ये एक लड़की की चिता से उठा विवाद था, जो अब जाति की जंग में जिंदा हो गया है। हर जबान पर हाथरस की एक नई सच्चाई है, एक नई कहानी है। पुलिस की रिपोर्ट कहती है मुख्य आरोपी का नाम संदीप है। गांव की महिलाएं कहती हैं लड़की के भाई का नाम भी संदीप है। आप कह सकते हैं नाम में क्या रखा है, मगर सियासत कहती है नाम में नहीं जाति में रखा है। हफ्ते भर से ज्यादा हुए हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र के इस इलाके में माहौल बेहद खराब और तनाव से भरा है। शुरुआत बुलगड़ी गांव में एक दलित लड़की के कथित बलात्कार से हुई। अब पूरे 5 किलोमीटर में पसरा जवार जात की सियासत देख रहा है। काम धंधा ठप है और इलाके के बुजुर्ग सख्ते में, जिन्होंने पहले कभी ऐसा माहौल देखा ही नहीं था। मैं आपको बता यहाँ पर तस्वीर दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए कि गांव का जो माहौल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर जो पूरा का माहौल नजर आ रहा है। ये एक मंदिर है, ये यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध ये मंदिर है। और इस पूरे मंदिर के यहाँ परिसर में ही आज ये लोग जमा हुए हैं और लोग अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि इस पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, आप तो यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, ये बताइए कि इस इलाके में क्या कभी जात पात इसको लेके कभी ऐसी कोई चीजें हुई हैं? सर, आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसी की लड़कियों की शादी में दान करते हैं, कन्यादान करते हैं, शरीक हो गए, भाग लेके दिल से लगा के रखते हैं। शांति कभी बताइए, आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है ऐसा, और ये कराया राजनीतिक पार्टियों ने। पीड़िता का गांव बुलगड़ी है, मगर इसके आसपास के गांवों भंगना, खेड़ा परसौली, पतरौली वगैरह में इस कांड की कसीदगी है। हाथरस के बुलगड़ी गांव में इस वक्त मैं पीड़िता के घर की छत पर मौजूद हूं। ठीक मेरे पीछे इधर भंगना गांव है, महज 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी है, और इधर की तरफ पतरौली है जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और 1 किलोमीटर की दूरी पर ही चंदपा गांव है। ये चारों गांव ठाकुर बाहुल हैं, बाकी दूसरे समाज के लोग भी इन गांवों में रहते हैं। भले ही 1 किलोमीटर की दूरी हो इन चारों गांवों में, लेकिन इन चारों गांवों में रहने वाले लोगों के बीच नज़दीकियां खूब होती थी, जब तक कि 14 सितंबर की घटना नहीं हुई थी। लेकिन 14 सितंबर की घटना के बाद आसपास इतना माहौल तनावपूर्ण हो गया कि 1 किलोमीटर की दूरी भी अब कई किलोमीटर की दूरी बराबर हो गई। इन गांव के लोगों का कहना है कि जो 14 सितंबर की घटना है उसे राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है, ताकि नेताओं का तो फायदा हो, भले ही जनता तनाव में पिस जाए। मामला दलित उत्पीड़न का है, दलित लड़की के कथित बलात्कार का है। इसलिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार से सख्त लहजे में सवाल पूछा, पीड़ित परिवार की सुरक्षा का क्या इंतजाम है, उनकी पैरवी के लिए वकील मौजूद है या नहीं। मगर गांव के दूसरे पक्षों को शिकायत है कि उनकी मुसीबत को देखने वाला कोई नहीं। असली उपेक्षा तो उनकी हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं। नौजवान पीढ़ी अच्छी तरह समझ रही है कि मामले को ऊंची जाति बनाम नीची जाति बना दिया गया है, या बनाने की कोशिश हो रही है। पूरे इलाके में कोई किसी की बहन बेटी को आंख उठाकर नहीं देखता, मगर बाहरी लोगों के भड़काने पर लड़की का परिवार भड़काऊ बयान दे रहा है। छोटा सा केस था, उसी ने कराया केस, राजवीर दिलेर और उसकी लड़की ने, उसकी जांच कराई जाए और सीबीआई जांच कराई जाए उसकी। इस केस को उन्होंने ऐसा कर दिया, हाई कास्ट और दलित लोगों की बना दिया है इस केस को, ना कि ऐसा कुछ नहीं है। जाति विवाद खड़ा कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आरोपी हो गए हैं उनके माता पिता ने कह दिया अगर मेरे बच्चे आरोपी निकले तो भरे बाजार में गोली मार दी जाए। यहाँ की जो जिन्होंने जाति विवाद बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कोई जात पात का ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन जानबूझ के यहाँ पर जात पात किया जाए। नहीं, देखिए हाथरस ब्रज की डेयरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 1% भी किसी के बीच में जातिवादी का कोई भी मतभेद नहीं है। हम लोग वासुदेव कुटुंब को निभाने वाले लोग हैं। हमारे लिए सब लोग हमारे भाई हैं और बहन हैं। लेकिन अगर इस तरीके का अन्याय आप लोग करेंगे कि बेचारा लड़का जो है ही नहीं, जो अपनी ड्यूटी पे गया हुआ है, आपने उसका नाम बढ़ा दिया। आपने देखिए उसकी जो, मुझे नहीं लगता उसकी भाभी है भी कि नहीं लड़की की, वो ठीक है, वो क्या बोल रही है, जो पीड़िता की भाभी है उसने क्या बयान दिया है आपने सुना होगा शायद। उसे सीबीआई नहीं चाहिए, उसे नार्को टेस्ट नहीं चाहिए, उसे एसआईटी पे भरोसा नहीं है, उसे कोई जांच नहीं चाहिए। बुलगड़ी गांव में दलित लड़की की मौत के मामले और उसकी लाश जलाने के विवाद को बयान करने की जरूरत नहीं है, मगर उसके बाद जो हुआ उसे बयान किए बगैर
जात की सियासत का ये मसला समझ में आने वाला नहीं है। बुलगड़ी गांव में सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे, मगर गांव पहुंचने से पहले दिल्ली से हाथरस के बीच हुआ हंगामा सबने देखा। प्रियंका और राहुल पहुंचे तो भला समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी। उसके नेता भी परिवार से मिलने पहुंचे, मगर पीड़ित परिवार के घर के बाहर हंगामा जानबूझकर खड़ा किया गया। भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर आजाद रावण ने तो पूरे मामले को दलित बनाम ठाकुर का रंग दे दिया। लड़की के परिवार के लिए कंगना रनौत की तरह वाई श्रेणी की सुरक्षा मांगी। जब यहाँ हमारे लोग सुरक्षित नहीं तो यहाँ कैसे चलेगा? यहाँ मुझे उम्मीद नहीं है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। कल यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ मांग करता हूँ कि मैं परिवार को साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार को यहाँ नहीं छोड़ना चाहता। क्या तो सरकार यहाँ वाई श्रेणी की सुरक्षा की घोषणा करे और वो परमानेंट परिवार के साथ रहे। और आज मुंबई से आई मौत की खबर ने हर